Hello all of you. Now let's see action plan 2. 2 से शुरू करते हैं. हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट्स के बारे में बात करता है ये. तो हाइब्रिड मिसमैच क्या है पहले ओवरव्यू समझ लो. हाइब्रिड का मतलब है नॉट सिंक्रोनाइज यू कैन से. तो इंडियन टैक्स लॉ है और फॉरेन कंट्री का टैक्स लॉ है. जैसे अपना इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 है और फॉरेन जो भी कंट्री है उसका अपना एक इनकम टैक्स एक्ट होगा. तो जो ट्रीटमेंट एक पर्सन को या कोई इनकम को या कोई एक्सपेंस को अपने लॉ में दिया गया है या चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स, तो सेम ट्रीटमेंट शायद दूसरे लॉ में ना दिया हो, उसमें कुछ और ट्रीटमेंट दिया हो, तो इसकी वजह से मिसमैच अराइज होता है. तो इसको अपन मिसमैच कहते हैं. तो होता यह है कि आप एज अ पर्सन ये जो मिसमैच हो रहा है उसको यूज करके, और जो इनके बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होगा अगर, तो उसको यूज करके बेनिफिट डिराइव करते हो. यू फॉर्म कंपनीज, यू फॉर्म कॉर्पोरेशंस, यू कैन फॉर्म पार्टनरशिप फर्म्स, यू कैन सेट अप इन प्रोप्राइटरी कंसर्न इन सम अदर कंट्री, और यू शिफ्ट योर रेसिडेंस टू दैट कंट्री एंड यूज द मिसमैच. ये जो मिसमैच हो रहा है उसको यूज करना. तो ये मिसमैच की वजह से बहुत फायदा हो सकता है. अब अलग अलग टाइप के मिसमैचेस होते हैं बहुत सारे. एक एग्जांपल ऐसी मैं आपको देता हूं, बाकी डिटेल में अपने को नहीं पढ़ने का है. नहीं तो वो मैंने कहा था 400 पेज का बुक निकाल के पढ़ना पड़ेगा. एक्शन प्लान 2 का कितने 400 प्लस पेजेस का बुक है. दैट यू कैन नॉट डू ऑफ कोर्स. तो कैसे के देखो, मान लो एक ट्रीटमेंट है. अपने लॉ में किसी एक पर्सन को एक ट्रीटमेंट दिया गया है कि आपको हम टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे. तो सपोज इंडियन गवर्नमेंट कहता है कि इस तरह का कोई एंटिटी अगर इंडिया में होगा तो उसको टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम टैक्स करेंगे. तो इसको ट्रांसपेरेंट एंटिटी कहते हैं. ट्रांसपेरेंट एंटिटी एक कॉन्सेप्ट आएगा. उसका मतलब होता है कि जहां एंटिटी को टैक्स हम नहीं लगाते लेकिन उसके जो ओनर है उसको टैक्स लगाते हैं. ठीक है, तो उसको ट्रांसपेरेंट एंटिटी कहते हैं. और जैसे अपने वो पढ़ा था ना, बिजनेस ट्रस्ट एंड ऑल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह में जो रेंट आता है उसको अपन ट्रांसपेरेंट रखते हैं. REIT के हाथ में टैक्स नहीं करते, लेकिन उसको पास थ्रू स्टेटस दे करके जो शेयर होल्डर्स है उनके हाथ में टैक्स करते हैं. याद आ रहा है? गुड. सो फॉर दैट एस्पेक्ट वी कैन से दैट इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंटिटी. और एक होता है ओपेक एंटिटी. ओपेक यानी कि जो एंटिटी टैक्सेबल होती है, यानी इनकम वहां से पास ऑन नहीं होता, ओपेक यहीं पे टैक्स हो जाता है, और फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होता है. और ट्रांसपेरेंट यानी क्या कि दिस इज ट्रांसपेरेंट, इनकम यहां से यहां निकल जाएगा और यहां जाके टैक्स होगा, यहां पे नहीं होगा, एंटिटी के स्टेज पे नहीं होगा. अब देखो क्या होगा. इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई एक एंटिटी ट्रांसपेरेंट है तो इंडियन लॉ एंटिटी को इंडिया में टैक्स नहीं करेगा, बोलेगा इसके शेयर होल्डर के हाथ में करेंगे, और शेयर होल्डर है नॉन रेसिडेंट. तो क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो उनके हाथ में भी नहीं होगा यहां. और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जिसमें बोला है कि वहां के रेसिडेंट लोगों को इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे. तो एंटिटी को भी हमने टैक्स नहीं किया, और क्योंकि वो पर्सन को डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से एग्जेम्पशन मिला है तो उसको भी टैक्स नहीं किया. तो ये इनकम पूरी इंडिया से निकल गई. कहां गई? इस पर्सन के हाथ में, उस कंट्री में गई. लेकिन ये जो कंट्री का टैक्स लॉ है वो ऐसे एंटिटीज को ओपेक मानता है, यानी वहां के लॉ के हिसाब से एंटिटी इज टैक्सेबल. तो वो तो यही समझेगा ना कि भाई एंटिटी टैक्सेबल है इसलिए शेयर होल्डर एग्जेम्प्ट है. तो बोलेगा एंटिटी टैक्सेबल है, एंटिटी इंडिया में हो गई होंगी टैक्सेबल, हो गई होंगी, ऐसा उडीम करेगा कि हो गई होंगी टैक्सेबल, इसलिए शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं है. तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इंडिया में भी एग्जेम्पशन मिल गया, उस फॉरेन कंट्री में भी एग्जेम्पशन मिल गया. तो ऐसे जो मिसमैचेस होते हैं वर्ल्ड वाइड लॉज के अंदर, टैक्स प्लानर्स क्या करते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस कंट्री में ऐसा है, उस कंट्री में ऐसा है, इन दोनों का अवॉइडेंस एग्रीमेंट ऐसा है, तो अगर ऐसी इनकम को हम इस तरह से यहां से वहां लेके जाएंगे तो इस कंट्री में भी टैक्स नहीं होगी और उस कंट्री में भी टैक्स नहीं होगी. स्केलेटन समझो, बाकी इसके अंदर एग्जांपल में उतरेंगे तो मतलब नहीं है. सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर बिजनेसेस. अब बताओ इसमें कुछ इलीगल किया क्या आपने? नहीं, बिल्कुल लॉ को फॉलो किया है, यहां भी वहां भी सब जगह लॉ को फॉलो किया है.
but still we have avoided the tax. तो ऐसे हाइब्रिड अरेंजमेंट्स जो होते हैं ये सही नहीं है, इंटरनेशनल टैक्स के हिसाब से सही नहीं है, बिकॉज दीज कॉर्पोरेशंस MNEs विल गेट एडवांटेजेस व्हिच द रेसिडेंट पीपल ऑफ दीज कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू डिराइव, एंड देयरफॉर इट इज नॉट गुड, और पूरे हर कंट्री के नुकसान में है ना. तो ऐसे अरेंजमेंट्स को कैसे रोका जाए, उसके लिए ये एक्शन प्लान है, वेरी डिटेल्ड एक्शन प्लान, जैसे मैंने कहा 450 पेजेस के ऊपर है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज एंड स्पेसिफाइंग द स्पेसिफिक एक्शंस टू बी टेकन. तो इसमें लोकल लॉज को भी चेंज करने का बोला है कि आप लोकल लॉज को चेंज करो, उनको ट्वीक करो, उनको चेंज करो, ताकि इस तरह से इनकम को शिफ्ट ना कर सके. और दूसरी तरफ कि जो एग्रीमेंट्स है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, उनको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि इस तरह का ट्रांसफर ना हो. तो चलो देखते क्या लिखता है उसके अंदर. समझ में आ गया? तो अगर शॉर्ट नोट अगर क्वेश्चन आया तो आप लिख ही सकते हो अभी, है ना. लेट्स सी. A hybrid mismatch is an arrangement that exploits, देखो, exploit difference in the tax treatment of an entity or an instrument. या तो एंटिटी लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि इधर एक एंटिटी का स्टेटस क्या है और उधर उस एंटिटी को कैसे टैक्स करते हैं, उसमें डिफरेंस हो सकता है. या इंस्ट्रूमेंट में, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे शेयर्स है, तो अपन इंडिया में क्या करते हैं कि डिविडेंड को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाते हैं. हो सकता है फॉरेन कंट्री में ना लगता हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, पॉसिबल है. तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन को अरेंज करेंगे कि इंडिया का प्रॉफिट फॉरेन कंपनी के हाथ में आएगा, इंडियन कंपनी के हाथ में ना आके वहां पे अराइज होगा, और वहां पे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ही नहीं. अच्छा, वहां से अगर डिविडेंड आप रेसिडेंट शेयर होल्डर को दोगे तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स हो जाएगा. फॉरेन कंपनी का डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, तो वो भी आप नहीं दोगे, आप उसको रिटेन करके रखोगे फॉर टाइम इमेमोरियल, सालों तक उसको फॉरेन कंपनी के हाथ में रख दो, पार्क कर दो उधर प्रॉफिट्स. तो वो भी एक तरीका है अवॉइड करने का. पहले इंडियन कंपनी का प्रॉफिट फॉरेन कंपनी के हाथ में शिफ्ट कर दो, और फिर वहां जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एक्यूमुलेट करते जाओ. डोंट डिस्ट्रीब्यूट. तो आप टैक्स अवॉइड कर सकते हो. हजारों चीजें हैं, यानी इतना इंटरेस्टिंग है ये. अगर अपन अंदर घुस गए तो इंस्टीट्यूट को क्या है कि एक नहीं 500 मार्क का एक पेपर सेट करना पड़ेगा just on BEPS and the action plans. 5 पेपर के बराबर है ये. 5 क्या, मैं तो कहता हूं 12 पेपर के बराबर है. खैर जाने दो, लेट्स सी. जिस दिन पास हो जाओगे, अगर कभी पढ़ने की इच्छा रखते हो और समझने की इच्छा रखते हो तो आना मेरे पास. we'll sit together and discuss lot of things which will help you in your practice. चलो आगे चलते हैं. So hybrid mismatch arrangements are sometimes used to achieve unintended double non-taxation. अच्छा सॉरी, मैं ऊपर का एक सेंटेंस, उसमें करेक्शन है, सॉरी. I'll read the first sentence again. A hybrid mismatch is an arrangement that exploits a difference in tax treatment of an entity or an instrument under the laws of two or more tax jurisdictions, the Indian law and the foreign law, to achieve double नॉन टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन नहीं, डबल नॉन टैक्सेशन लिखो. डबल नॉन टैक्सेशन, ठीक है. ये तो लास्ट लेक्चर में समझा ही था. डबल नॉन टैक्सेशन क्या होता है, दोनों तरफ एग्जेम्पशन, इस कंट्री में भी उस कंट्री में भी. Then hybrid mismatch arrangements are sometimes used to achieve unintended double non-taxation or long-term tax deferral in one or more of the following ways. तो ये देखो, समटाइम्स अनइंटेंडेड भी होता है. ऐसा नहीं कि हमेशा आप टैक्स अवॉइडेंस की इंटेंशन से ही करते हो. समटाइम्स इट इज इंटेंडेड, समटाइम्स इट इज अनइंटेंडेड. ऑटोमेटिकली हो जाता है. जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, इट ऑटोमेटिकली हैपेंस इन द फॉलोइंग वेज. क्रिएशन ऑफ 2 डिडक्शंस फॉर अ सिंगल बोरोअल. एक लोन का एक इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम इस तरह से बिजनेस को अरेंज करेंगे कि हम इंडियन लॉ के अंदर जो पीई अपना इंडिया में है, देखो एक फॉरेन कंपनी अपनी और एक उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में, तो ये लोग फॉरेन में बोरोइंग करेंगे
और इंडिया में जो पीई का इनकम टैक्सेबल है, तो उसको ये दिखाएंगे कि पीई के लिए हमने ये बोरोइंग किया था, सो द इंटरेस्ट इज अलाउएबल एज डिडक्शन इन इंडिया, तो उस इंटरेस्ट का इंडिया में डिडक्शन ले लेंगे। और फॉरेन इनकम टैक्स में बोलेंगे वहां पे कि भैया ये लोन हमने इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए लिया है, तो वहां पे भी डिडक्शन ले लेंगे। तो लोन एक ही है, इंटरेस्ट भी एक ही पे हुआ है, लेकिन उसका डिडक्शन हमने इंडिया के लॉ के अंदर भी ले लिया और वहां के लॉ के अंदर भी ले लिया। पॉसिबल है विदाउट इंक्लूजन ऑफ इनकम, इनकम को इंक्लूड नहीं किया लेकिन एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लिया। डबल डिडक्शंस होते हैं। देन जनरेशन ऑफ डिडक्शंस विदाउट करस्पॉन्डिंग इनकम इंक्लूजन, देखो सेकेंड पॉइंट वही है, इनकम को इंक्लूड नहीं किया लेकिन डिडक्शंस क्लेम करना। जनरेशन ऑफ डिडक्शंस, और खास करके दो कंट्री में हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है, एक में हायर टैक्स एक में लोअर टैक्स, तो खर्चे अपन ने लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में किए होंगे, लेकिन अपन उसका रिकॉर्डिंग इस तरह से करेंगे कि हायर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में वो खर्चों को दिखाएंगे और डिडक्शन ले लेंगे। यानी उस खर्चे से रिलेटेड जो इनकम है वो लोअर टैक्स वाले कंट्री में राइज हुई है, इनकम यहां राइज हुई है, लेकिन खर्चों को यहां डेबिट मार के डिडक्शन ले लेंगे जहां पे हायर टैक्स कंट्री। देन मिसयूज ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स का क्रेडिट यानी डबल टैक्सेशन रिलीफ जो अपने को मिलता है कि अगर आपने उस कंट्री में टैक्स पे कर दिया है तो अपनी गवर्नमेंट उतना टैक्स माइनस करती है, तो उसके अंदर भी फ्रॉड होता है, मिसयूज होता है कि वहां आपने टैक्स पे किया ही नहीं है, टैक्स पेएबल है लेकिन यहां पे आपने उसको माइनस कर दिया और उस कंट्री में भी फिर एग्जेम्पशंस क्लेम कर लिए। बहुत सारे कंट्रीज में एग्जेम्पशंस होते हैं, रिफंड्स मिलते हैं, देयर आर स्कीम्स कि आपको टैक्स रेट एक है लेकिन टैक्स रेट में रिफंड मिल जाता है, रिबेट्स मिल जाते हैं। तो टैक्स होना चाहिए 15% उस फॉरेन कंट्री में, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि तुम दूसरे कंट्री में हो तो और इनकम दूसरे कंट्री से आ रही है, तो वहां पे टैक्स लॉस के अंदर रिबेट्स होते हैं कि आपको 80% रिबेट, तो अल्टीमेटली आप 15% पे नहीं करते, आप सिर्फ 3-4% पे करते हो, लेकिन असेसमेंट 15 पे होता है। तो यहां पे इंडिया में आप 15% डिडक्शन क्लेम कर लोगे, जबकि वहां उतना पे किया ही नहीं होता, कम पे किया होता है। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट का मिसयूज होता है। एंड पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन रेजिम्स, पार्टिसिपेशन एग्जेम्पशन रेजिम्स इन कंट्रीज, देयर आर सर्टेन कंट्रीज कि जिनके लॉज बराबर नहीं है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे कंट्रीज क्या है कि दे आर लाइक एनिमी कंट्रीज, यू कैन से, नॉट रियली एनिमीज बट टैक्स एनिमीज। वो खुद का फायदा देखते हैं और दूसरे कंट्रीज को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। तो ये एक्चुअली जो अपन देख रहे हैं एक्शन प्लान, उसमें ये भी है कि वो कंट्रीज को फोर्स किया जाता है कि तुम अपने लॉस को बदलो, कि जो एडवांटेजेस तुम दे रहे थे वो मत दो, क्योंकि उससे दूसरे कंट्रीज को भी नुकसान होता है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे डिविडेंड एग्जेम्पशंस एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज क्या बोलते हैं कि अगर हमारे यहां के इन्वेस्ट करो, कम टू आवर कंट्री एंड इन्वेस्ट, वी विल एग्जेम्प्ट योर डिविडेंड, वी विल एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, तो आप हमारे यहां के इन्वेस्ट करो। तो ये कंपनीज भी क्या करती है कि वहां पे उस कंट्री में होल्डिंग कंपनीज क्रिएट कर लेती है और पूरा जो इनकम है वो वहां ट्रांसफर करते पहले और वहां से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ऐसा दिखाते हैं, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इनकम का अर्निंग तो वहां पे है ही नहीं, दे आर ऑल शेल कंपनीज, सिर्फ नाम के लिए वहां पे कंपनी खोलते हैं लोग, जस्ट टू गेट द एडवांटेज ऑफ दैट स्कीम ऑफ दैट कंट्री, एग्जेम्पशन स्कीम्स। तो आप बाजू में लिख दो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड एग्जेम्पशन। तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। अगर कोई कंट्री में ऐसा है कि डिविडेंड एग्जेम्प्ट है और दूसरी कंट्री में डिविडेंड टैक्सेबल है, तो अपन क्या करेंगे, एक अपनी कंपनी उधर खोलेंगे, यहां से जो इनकम कमाए वो उधर शिफ्ट करेंगे पहले अलग अलग ट्रांजैक्शन से, और वहां से जाके फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। देन स्पेसिफिक कंट्री लॉज दैट अलाउ टैक्स पेयर्स टू ऑप्ट। तो देखो ये आपको याद रखना है बेसिकली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत डिटेल में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, शॉर्ट नोट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने को 4 पॉइंट्स लिखने के, जैसे इसका में कर लेते हो ना आप लोग याद वैसे यहां पे भी कर लेना थोड़ी बहुत चीजें। Then specific country laws that allows taxpayers to opt for tax treatment of certain domestic and foreign entities
मे एड हाइब्रिड मिसमैचेस, उसकी वजह से भी हाइब्रिड मिसमैच होते हैं। ऑप्शंस यहां पे दिए रहते हैं, अलाउ टैक्स पेयर्स ऑप्शंस फॉर टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एंटिटीज। It may not be easy to find out which country has in fact lost tax revenue since the laws of each country involved have been complied with। देखो अपन ने दोनों लॉस को कंप्लाई किए हैं। ये जो मिसमैच होता है ना, इसमें क्या है कि टेक्निकल लॉ के अंदर फॉल्ट है। अब लॉ में फॉल्ट है तो एसएससी को तो ब्लेम नहीं कर सकते ना, एसएससी ने तो ये लॉ को भी फॉलो किया, वहां के लॉ को भी फॉलो किया, तो एसएससी फॉल्ट में है क्या? बिल्कुल नहीं, लॉज आर एट फॉल्ट। तो ये भी नहीं समझ में आता कि किस कंट्री को नुकसान हो गया। Since the laws of each country involved have been complied with, however, there is a reduction in overall tax paid by all parties involved as a whole। जो हमारा इंडियन एंटिटी था, जो फॉरेन एंटिटी था, जो हम सब मिला के जो ट्रांजैक्शन किए थे पूरा सेट, तो उसके अंदर हमने पूरा टैक्स बचा लिया ड्यू टू द मिसमैच, which ultimately has the adverse effect on the competition, economic efficiency, transparency and fairness। इंडिया के जो बाकी लोग हैं वो चिल्लाएंगे साला हमारे को टैक्स लग रहा है, और ये कंपनी इंडिया से फॉरेन पैसा लेके जा रही है उसको टैक्स नहीं लग रहा। फिर इकोनॉमिक जीडीपी वगैरह में भी ये आएगा नहीं, कंपटीशन पे इफेक्ट होगा, तो ऐसा है। देन फाइनल रिपोर्ट ऑन एक्शन प्लान 2 इज डिटेल्ड, providing examples on operational practicality of various proposals for amendments to domestic laws। देखो एक तो इसमें amendments propose किए गए हैं जो domestic laws में करना है, कि क्या क्या चीज domestic law में नहीं होनी चाहिए। Then report provides recommendations for both general changes to domestic law followed by a set of dedicated anti-hybrid rules। तो rules भी है इसमें अंदर एक्शन प्लान में जो हर एक कंट्री ने फॉलो करना चाहिए टू सी कि आपने तो छोड़ा इनकम को, तो वहां कम से कम टैक्स होना चाहिए दूसरे कंट्री में, वहां टैक्स हो रहा है तो ही आप इसको एग्जेम्पशन दो। ऐसे लिंक लगाया है इस रूल्स के अंदर, लिंक लगाओ कि अगर वहां टैक्सेबल हो रहा है तो यहां छोड़ो, नहीं तो मत छोड़ो, देन यू टैक्स इट। ट्रीटी चेंजेस आर ऑल्सो रिकमेंडेड, तो इसमें ट्रीटीज को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटी के अंदर अगर एग्जेम्पशन दे रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे, तो ट्रीटीज को भी चेंज करना पड़ेगा, उसके अंदर भी ये कंडीशंस इंसर्ट करने पड़ेंगे कि अगर वहां टैक्स हो रहा है तो यहां हम उसको छोड़ेंगे वरना नहीं। देन अ स्नैपशॉट इज एज बिलो, तो देखो स्नैपशॉट है, ये बिल्कुल डिटेल में नहीं है, डिटेल 400 पेज के ऊपर है। रिकमेंडेशंस टू डोमेस्टिक लॉ, सबसे पहले द रिपोर्ट सेट्स आउट सम जनरल रिकमेंडेशंस फॉर चेंजेस टू डोमेस्टिक लॉ, specific recommendations for hybrid mismatch rules designed to neutralize tax effect or of arrangements and practical examples for operation of the rules। तो general recommendations भी है, specific recommendations भी है, and उसके practical examples भी दिए हैं। and recommendations to tax treaty issues, उसके भी recommendations। recommended changes to OECD model tax convention, OECD मॉडल जो कन्वेंशन है उसमें चेंजेस लाने का, उसको भी रिकमेंडेशन है। टू डील विद ड्यूअल रेसिडेंट कंपनीज, ड्यूअल रेसिडेंट कंपनीज यानी जो दो कंट्री की रेसिडेंस होती है, दोनों कंट्रीज में रेसिडेंटशिप लेते हैं और उसका बेनिफिट हो जाते हैं। जैसे अपन ने वो केस देखा था आजादी बचाओ आंदोलन वाला केस, यूएस कंपनी मॉरिशियस में पीई एस्टैब्लिश करती थी, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, और उसको वहां रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिलता था। So those financial institutions were residents of US also as well as residents of Mauritius also। और फिर इंडो मॉरिशियन एग्रीमेंट के अंदर उनको एग्जेम्पशन मिल जाता था बिकॉज दे वर रेसिडेंट्स ऑफ मॉरिशियस, तो उसको ड्यूअल रेसिडेंट कंपनीज कहते। तो इस तरह से अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ओईसीडी मॉडल जो है उसको चेंज करो और उसमें ये कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो और उसके रिलेशन में क्या प्रोविजंस होने चाहिए वो प्रिस्क्राइब करो कि कंपनीज शुड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ रेसिडेंटशिप इन डिफरेंट कंट्रीज जस्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ ट्रीटीज। देन ट्रांसपेरेंट एंटिटीज, तो ट्रांसपेरेंट एंटिटीज यानी वही जो मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंट एंटिटीज वो होती है जहां पे जिसको पास थ्रू स्टेटस दिया जाता है। पास थ्रू यानी उस एंटिटी को टैक्स नहीं करते, उसके जो ओनर्स है उनको टैक्स किया जाता है। तो वहां प्रॉब्लम आता है, एंटिटी माइट बी इन वन कंट्री एंड द ओनर्स माइट बी इन अनदर कंट्री, तो वहां पे इनकम को छूटने का रास्ता मिल जाता है, तो उसको पकड़ो।
तो ट्रांसपेरेंट एंटिटीज को कैसे टैक्स करना, तो उसके भी प्रोविजंस डाले जाएंगे, इंक्लूडिंग हाइब्रिड एंटिटीज. ऑल्सो प्रोवाइड्स कमेंट्स ऑन ट्रीटी इंटरैक्शंस इन पार्ट 1 रिकमेंडेशंस. वो तो ठीक है, कमेंट्स भी दिए उसके अंदर. अब उसको क्या समझाऊं मैं, उसको नहीं समझ में आएगा. Then recommended general amendments are as follows. A rule denying transparency to entities where the non-resident investors resident country treats the entity as opaque. देखो यही मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल. इंडिया में अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो अपन एंटिटी को टैक्स नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इनकम को, ये सोच के कि वो लोग शेयर होल्डर्स को टैक्स कर देंगे. लेकिन वो कंट्री बोलती है कि हमारे यहां तो ये कंपनी को हम टैक्स करते हैं, शेयर होल्डर्स को नहीं करते, यानी कंपनी ओपेक है हमारे यहाँ, तो वो टैक्सेबल हो जाती है, शेयर होल्डर्स नहीं होते. तो हमारे कंट्री ने एंटिटी को छोड़ दिया क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, उनकी कंट्री ने शेयर होल्डर्स को छोड़ दिया क्योंकि वो बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स आर एग्जेम्प्ट इन आवर कंट्री, कंपनी इज टैक्सेबल. तो दोनों एग्जेम्प्ट हो गए ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी को डिनाई करो, यानी इंडियन गवर्नमेंट पहले देखेगा कि वो कंट्री ऐसी एंटिटी को ओपेक मानती है क्या. अगर मानती है तो हमारे यहां भी इसको ओपेक मानेंगे, हम इसको टैक्स लगाएंगे. वी विल नॉट कंसिडर इट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड वी विल चार्ज टैक्स. तो ये एक रिकमेंडेशन, डिनाई कर दो, ट्रांसपेरेंसी को डिनाई करो अगर वो कंट्री ऐसे एंटिटी को ओपेक मानता है तो अगर वो ओपेक मान रहा है तो अपन भी ओपेक मानो ऐसा, और उसको टैक्स कर दो. Then a rule denying an exemption or credit for foreign underlying tax for dividends that are deductible by the payer. अगर उस कंट्री में डिडक्टिबल है, डिविडेंड्स डिडक्टिबल है, तो फिर हम एग्जेम्पशन मत दो. अगर डिडक्टिबल है, वहां डिडक्शन मिल गया तो वहां टैक्स नहीं पे किया, तो यहां टैक्स करो. Then a rule denying a foreign tax credit for withholding tax, यानी TDS, where that tax is also credited to some other entity. यानी दो एंटिटी टीडीएस का बेनिफिट ले रहे. यानी मान लो एक इनकम है जो फॉरेन में आपने पे किया, तो वहां आपका कुछ टैक्स कटा है. अब उसका बेनिफिट आप इंडिया में भी क्लेम कर रहे हैं और कई और एक एंटिटी के हाथ में क्लेम कर रहे हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स जब एंटिटीज होते, एक का ओनर दूसरा, फिर उसका तीसरा, फिर उसका चौथा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज जब होते हैं तो उसमें ये बेनिफिट्स आते हैं. अभी कैसे होते हैं आप उतने डिटेल में मत जाओ, बस सिंपल याद रखो कि वहां पे फॉरेन में एक टीडीएस कटा हुआ है, तो उसका रिलीफ इंडिया में भी क्लेम कर रहा है ये आदमी और कोई फॉरेन कंट्री में भी क्लेम कर रहा है, डबल रिलीफ क्लेम कर रहा है, तो वो अलाउ मत करो. दो बार क्रेडिट अलाउ नहीं होना चाहिए. एंड अमेंडमेंट्स टू CFC, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन एंड सिमिलर रेजिम्स attributing local shareholders the income of foreign entities that are treated as transparent under their local laws. ये भी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आगे एक्शन प्लान में आएगा. कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशंस जो है एंड सिमिलर रेजिम्स एट्रीब्यूटिंग लोकल शेयर होल्डर्स, जो अपने लोकल शेयर होल्डर्स है, द इनकम ऑफ फॉरेन एंटिटीज दैट आर ट्रीटेड एज ट्रांसपेरेंट अंडर देयर लोकल लॉज. तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें टैक्स अवॉइडेंस होगा, इनकम शिफ्टिंग पॉसिबल है. फिर ट्रीटी चेंजेस में लिखा है कि एक्शन प्लान टू रिकमेंड्स अ न्यू प्रोविजन इन द केस ऑफ इनकम अर्न्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट एंटिटी. एज पर द न्यू प्रोविजन, ट्रीटी बेनिफिट्स विल ओनली बी अफोर्डेड to so much of the income of the entity as the income of a resident of that state, यानी अपने स्टेट. A specific or general saving rule is proposed so that a state can tax a resident entity generally unrestricted by the treaty. अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको समझा दूं. What it means is कि ये एक ट्रांसपेरेंट एंटिटी है इंडिया में, तो इसको जो इनकम आती है ये अपन इसके हाथ में टैक्स नहीं करते, और अपन क्या बोलते हैं कि ये इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी टू दी ओनर्स, तो ओनर 1, ओनर 2, ओनर 3, ओनर 4, तो हम इनके हाथ में टैक्स करेंगे. इसको ट्रांसपेरेंट एंटिटी कहते हैं कि इनकम इसके हाथ में टैक्स नहीं होगी, बट द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स. ठीक है. अब अगर ये दो ओनर फॉरेन कंट्री में चले गए, यानी नॉन रेसिडेंस हो गए,
तो अगर ये नॉन रेसिडेंट हो गए और इस फॉरेन कंट्री का अपने कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है जिसमें लिखा है कि क्योंकि ये दो ओनर वहां के रेसिडेंट है तो उसको इंडिया में टैक्स मत करो, तो फिर क्या हुआ कि ये प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो इनको दिया गया वो अपन इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते, यानी ये दोनों को इंडिया में टैक्स नहीं कर सकते। तो ये जो इनकम आई वो भी टैक्स नहीं हुई और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो भी टैक्स नहीं हुआ, तो गलत हो गया ना। अब ये जो दो लोग हैं ये अपने इंडिया के रेसिडेंट लोग हैं, तो मान लो कि ये इनकम जो आई थी ये 1 लाख की थी, जिसमें से 50,000 हमने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, नॉन रेसिडेंट को, और 50,000 रेसिडेंट को किया। तो ये 50,000 तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, तो क्योंकि ये रेसिडेंट अपने स्टेट के रेसिडेंट है ना, तो ये इनकम आई 50,000 मान लो और 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो यहां 50,000 को एग्जाम कर दो क्योंकि ये 50,000 टैक्सेबल है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ये ट्रांसपेरेंट कहां तक ट्रीट करो, टू द एक्सटेंट द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रेसिडेंट शेयर होल्डर्स या ओनर्स, जो भी कहो। तो ये 50,000 जो यहां से आ रहा है और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो यहां टैक्सेबल होगा उसको यहां एग्जाम रखो, चलेगा। लेकिन जो 50,000 यहां आ रहा है और नॉन रेसिडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो 50,000 के लिए इसको ओपेक मानो, उसको यहां टैक्स कर दो। तो ये 1 लाख में से जो 50,000 यहां डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसको अपन यहीं पे टैक्सेबल कर देंगे, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी इटसेल्फ। और ये 50,000 जो यहां आने वाला है उसको यहां एग्जेम्प्ट रखेंगे और यहां पे टैक्स करेंगे। तो ये एक रिकमेंडेशन दिया है। तो ऐसे ट्रीटी को चेंज करो कि ट्रीटी में एग्जेम्पशन तभी दो, या तो अगर वहां टैक्सेबल है तो यहां एग्जेम्पशन दे दो, फिर प्रॉब्लम नहीं है। इफ द ट्रीटी सेज कि जो फॉरेन कंट्री है वहां पे ये इनकम टैक्सेबल है तो फिर अपन एग्जाम कर देंगे, देन इट इज नॉट प्रॉब्लम। कोई भी एक जगह टैक्स होना चाहिए, लेकिन अगर वहां भी टैक्सेबल नहीं है तो फिर यहां अपन जो एग्जेम्पशन दे रहे थे वो नहीं देंगे, अपन एंटिटी के हाथ में टैक्स करेंगे। देन एंटी-हाइब्रिड रूल्स। The report further issues a series of dedicated domestic anti-hybrid rules which would work in 2 stages. The primary rules would deny deductions to payers in situations where either those payments will not be included in the recipient's ordinary income. यानी यहां से कोई पेमेंट अपन वहां कर रहे हैं, यहां तो पेमेंट का डिडक्शन ले लेंगे अपन, लेकिन वहां इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो अगर ये इनकम वहां टैक्सेबल नहीं है तो यहां पे डिडक्शन डिसअलाउ किया जाएगा। देखो हम क्या लगा रहे, लिंक लगा रहे, मिसमैच था ना, तो अपन मैच करने की कोशिश कर कि अगर वहां टैक्सेबल है तो यहां एक डिडक्शन देंगे, वरना नहीं। और दूसरा, द सेम अमाउंट इज बीइंग साइमल्टेनियसली डिडक्टेड बाय अनदर एंटिटी। यानी अगर एक ऐसा खर्चा जो यहां भी डिडक्शन ले रहे और वहां भी डिडक्शन ले रहे, जैसे इंटरेस्ट का बताया था मैंने, तो वो अपन डिसअलाउ करेंगे, उसको डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि डबल डिडक्शन हो जाएगा 2 कंट्रीज में। The examples in 2015 final report demonstrates these outcomes. इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं वहां, डिडक्शन एंड नॉन इंक्लूजन और डबल डिडक्शन। तो इसको DNI कहते हैं। पहला जो है ना उसको D यानी एक कंट्री में डिडक्शन ले लिया और दूसरे में नॉट इंक्लूडेड इन इनकम, तो इसको DNI कहते हैं। और दूसरा है डिडक्शन, दोनों कंट्री में आप एक्सपेंस का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, एक ही खर्चे का 2 कंट्री में डिडक्शन ले रहे हैं, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अराइजिंग फ्रॉम वेरियस हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस एंड अंडर एंटिटी रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन रूल्स, अलग अलग नाम के रूल्स है। फिर The report also addresses banks and insurance companies, wherein it recommends that there should be targeted rules addressing base erosion and profit shifting in such sectors. The basic rules might not work for them because they will typically have net interest income. तो उनके लिए अलग से रूल्स बनाए। Then treatment of branch mismatches. तो एक तो एंटिटी हो गया, अब एक हुआ अपना ही अगर पीयू उसमें ब्रांच है, अपना मेन ऑफिस है यहाँ, ब्रांच दूसरे कंट्री में, तो
इंटरनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें भी मिसमैच का बेनिफिट हम ले सकते हैं, तो उसको कैसे रोकना, तो वो भी देखो. So it says that while the 2015 report addresses mismatches that are result of differences in the tax treatment or characterization of hybrid entities, जब हम hybrid entity बोलते हैं तो उसका मतलब ये entity अलग और वो entity अलग. This is a different company, that is a different company. Entity with entity. But what if the transaction is done between entities one branch with another branch? तो ऐसे लिखा है कि it did not directly consider similar issues that can arise through the use of branch structures. तो entity को तो कवर किया, लेकिन entity with its own branch उसको कवर नहीं किया है. These branch mismatches occur when two jurisdictions take a different view as to the existence of or the allocation of income or expenditure between the branch, its head office of the same taxpayer. तो इसमें भी तो डिफरेंस आता है ना. एक कंट्री बोलता है हम ये इनकम को ब्रांच के हाथ में टैक्स करेंगे, दूसरा बोलता है हम इसको हेड ऑफिस के हाथ में टैक्स करेंगे, ब्रांच के हाथ में नहीं करेंगे, तो फिर मिसमैच आ गया. उसके एडवांटेज आप ले सकते हो. Branch mismatches arise where the ordinary rules of allocating income and expenditure between the branch and head office results in a portion of the net income of the taxpayer escaping the charge to taxation in both the branch and residence jurisdiction. यानी जहां मेन कंपनी है. तो इस तरह से मिसमैच है कि आपकी इनकम यहां भी बच गई और वहां भी बच गई. Unlike hybrid mismatches, which results from conflicts in the legal treatment of entities or instruments, branch mismatches are the result of differences in the way the branch and the head office account for a payment made by or to branch. यानी आपस की जो डीलिंग्स है उसके थ्रू अपन इनकम को शिफ्ट करते हैं और दोनों जगह टैक्स से बच जाते हैं. 2017 रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 5 बेसिक टाइप्स. तो इसमें फिर उन्होंने 2015 में तो नहीं था, फिर 2017 में उन्होंने उस पर और रिसर्च किया और फिर उस पर भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया. तो देखो इसमें 2017 रिपोर्ट फिर आया है. 5 basic types of branch mismatch arrangements that give rise to one of the 3 types of mismatches. Deduction and no inclusion, यानी एक जगह डिडक्शन आ जाएगा और दूसरी जगह नो इनकम. डबल डिडक्शन, यानी यहां भी डिडक्शन वहां भी डिडक्शन. एंड इनडायरेक्ट डिडक्शन एंड नो इंक्लूजन, आईडी एंड एनआई. तो इस तरह से आ सकते हैं. 2017 report includes specific recommendations for improvements to domestic law intended to reduce the frequency of branch mismatches as well as the targeted branch mismatch rules. तो लॉ भी उन्होंने कहा है कि आप इसको अमेंड करो और अलग से रूल्स भी दिए which adjust the tax consequence in either the residence or branch jurisdiction in order to neutralize the hybrid mismatch without disturbing any of the other tax, commercial or regulatory outcomes. तो इस तरह से एक्शन प्लान 2 था, हाइब्रिड मिसमैच बिटवीन एंटिटीज एंड देन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच. फिर आगे चलते एक्शन प्लान 3 के ऊपर, दैट इज कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी रूल्स. इसको कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन या कंट्रोल फॉरेन कंपनी. तो ये क्या है, देखो, शिफ्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम एंड पैसिव इनकम to subsidiaries in low tax or no tax jurisdictions. That is also called as deferral of home country taxation. बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, अपनी फारूका क्लासेस इंडिया में है. अब मैं क्या करूंगा, दुबई में एक सब्सिडियरी खोल लूंगा. ठीक है, दुबई में एक सब्सिडियरी खोल लेंगे और अपनी होल्डिंग कंपनी इंडिया की रहेगी, सब्सिडियरी दुबई में हो जाएगी. और फिर मैं ट्रांजैक्शन को इस तरह से करूंगा, अब वो तो आप जान ही चुके कितने टाइप से अपन इनकम शिफ्ट कर सकते हैं. तो वहां से बिलिंग करके, हाई बिलिंग, लो बिलिंग करके यहां का इनकम मैं वहां की सब्सिडियरी कंपनी में शिफ्ट कर दूंगा. तो इंडिया से टैक्स बच गया. अब दुबई की कंपनी है तो इनकम वहां शिफ्ट कर दिए, वो वहां टैक्सेबल है ही नहीं, या तो लो टैक्स या नो टैक्स. तो दुबई में तो नो टैक्स. लेकिन अगर दुबई कंपनी जो सब्सिडियरी है
वो अपनी होल्डिंग कंपनी जो इंडियन है उसको डिविडेंड अगर पे करेगी, सवाल ये आता है ना कि प्रॉफिट गया तो सही, अब लाना भी तो पड़ेगा ना, तो अगर डिविडेंड देगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉरेन कंपनी से मिला हुआ डिविडेंड टैक्सेबल है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि वो डिविडेंड को लाएंगे ही नहीं इंडिया में, उसको वहीं पे रखेंगे। जो प्रॉफिट हमने शिफ्ट कर दिया दुबई वो वहीं पर रहेगा, सब्सिडरी के हाथ में ही रखेंगे सालों तक, उसको लाएंगे ही नहीं ना वापस। लेकिन जब लाएंगे आगे चल के 15-20 साल बाद जब लाना होगा तब अपने को टैक्सेबल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डेफर्ड द टैक्स बाय 15 years। इसने वहां लिखा है डेफरल ऑफ टैक्स। कभी ना कभी तो लाना है, जब लाओगे तब टैक्सेबल होगा, लेकिन मत लाओ ना, रहने दो वहां 10-15 साल, फिर लाएंगे एक आध दिन अच्छी हवा देख करके। तो इंडिया में डेफर कर दिया हमने टैक्स 15 साल से। डेफरल ऑफ टैक्स इज सेविंग ऑफ टैक्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर काउंट करो, आज 100 रुपए गवर्नमेंट को दूं और यही 100 रुपए 15 साल बाद दूं, कितना फर्क पड़ता है ना। तो वो देखो, under the tax laws of several countries, a shareholder of a corporation is not taxed on the corporation's income until the income is distributed as a dividend। अपने अभी वैसे ही है, डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब टैक्सेबल है, जब तक कंपनी के हाथ में है तो टैक्सेबल नहीं है। अपने यहां डीडीटी के थ्रू टैक्सेबल है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बहुत कंट्री में शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। Therefore, it was common for publicly traded companies to form foreign subsidiaries। Publicly traded company है public companies, listed companies क्या करती है, फॉरेन में सब्सिडरीज बनाती है in tax havens and shift portable income to those subsidiaries। अब देखो, अब सवाल आया ना कि भाई मैंने कंपनी उधर खोल लिया, अब इनकम को शिफ्ट कैसे करे। तो इसको पोर्टेबल इनकम कहते हैं। बहुत इजी टू शिफ्ट, अगर आप देखोगे तो पोर्टेबल इनकम्स, ये सब नकली शिफ्टिंग होता है, नो रियल ट्रांजैक्शन बट स्टिल यू कैन शिफ्ट। हाउ? अब ये लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है? फारूक हक, IMD टीचर। आपको कौन बेच रहा है? कंपनी, हमारी कंपनी है वो आपको बेच रही है, लेकिन मैं उस कंपनी का मालिक हूं तो प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को दुबई में कंपनी खोल के इनकम को वहां शिफ्ट करना है तो कैसे करूंगा? कैल फॉर्म है कंपनी इन दुबई, मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं उसको लीज पे दूंगा फॉर अ नॉमिनल अमाउंट, कि मैंने कंपनी को लीज पे दे दिया है, एंड नाउ द दुबई कंपनी हैज अ राइट टू रिप्रोड्यूस एंड सेल दीज लेक्चर्स। फिर दुबई कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सबलेटिंग ऑफ राइट, तो वहां से सबलेट होगा इंडिया में इंडियन कंपनी को, और फिर इंडियन कंपनी आप लोगों को ये चीज बेचेगा। तो इंडियन कंपनी अगर आपको 10,000 रुपए में बेच रहा है तो उसमें से 5,000 6,000 जो एक्चुअल प्रॉफिट एलिमेंट है वो ट्रांसफर कर देगा एज लीगल फीस और लाइसेंस फीस और रॉयल्टी जो भी आप कहो टू दुबई कंपनी। तो जो क्रीम है, मान लो कि ये पूरे उसमें अगर मैं आपको 10,000 में डीवीडी बेचता हूं तो 6,000 का खर्चा होता है, 4,000 का इनकम होता है, मान के चलो। एक्चुअल में तो खर्चा और ज्यादा होता है, लेकिन चलो मान के चलते हैं कि 4,000 की इनकम है, तो अपन 3,500 रुपए का रॉयल्टी दिखा देंगे, एंड दिस रॉयल्टी विल बी पेड बाय इंडियन कंपनी टू दैट फॉरेन कंपनी। इनकम गया, तो यहां जो 4,000 का इनकम आ रहा था नॉर्मली, अब सिर्फ 500 रुपए पे बच जाएगा और 3,500 रुपए इनकम शिफ्ट हो जाएंगी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट निकाल के देखा जाएगा तो उसमें लिखा है कि अगर वहां का कोई रेसिडेंट पर्सन इंडिया से रॉयल्टी अर्न करता है तो इंडिया उसको टैक्स नहीं करेगा, तो मिल गया बेनिफिट उसको। हालांकि सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 में तो आता है ना कि रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, लेकिन एग्रीमेंट है, डीटीए है, डीटीए में लिखा है कि दुबई की कंपनी इंडिया से रॉयल्टी अर्न करेगी तो इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा, दुबई गवर्नमेंट हैज अ राइट टू इंपोज टैक्स, लेकिन वहां पे टैक्स है ही नहीं। तो ये इनकम इंडिया में टैक्स नहीं हुआ, 3,500 निकल के चले गया दुबई, तो इसको पोर्टेबल इनकम कहते हैं।
इसमें रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट, ये सब पोर्टेबल है। रियल ट्रांजैक्शन कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही दिखा देते घुमा फिरा के कि ऐसा हुआ है। इंटरेस्ट, लोन दिखा देंगे, दुबई में एक लोन ले लेंगे उधर, और वो लोन इंडियन कंपनी को दे देंगे अपन इधर, और फिर हाई इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, तो इंटरेस्ट इनकम शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो इधर का प्रॉफिट चले गया एज इंटरेस्ट। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो इंटरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, तुम्हारा रॉयल्टी हो गया, लाइसेंस फीस, ये सबको पोर्टेबल इनकम कहा जाता है। यू कैन इजीली शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर विथ नो रियल और इन रियल ट्रांजैक्शन। पेपर पे रहेगा बट नथिंग। तो देखो, portable incomes to those subsidiaries. Generally, income shifted were mainly investment income like interest, dividends, and passive income, that is rents and royalties, as well as sales and services. Sales and services भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि sales services नहीं दिखा सकते, दिखा सकते। तो क्या होगा कि डीवीडी का प्रोडक्शन दुबई में करेंगे, डीवीडी कहाँ बनाएंगे? दुबई में। फिर दुबई कंपनी 6,000 रुपए में इंडियन कंपनी को देगा, फिर इंडियन कंपनी 10,000 रुपए में आप लोगों को देगा, ऐसा भी कर सकते हैं। सेल्स एंड सर्विसेज इनकम इन्वॉल्विंग रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज अपने रहेंगे ना, इधर होल्डिंग उधर सब्सिडरी, या उल्टा, वहां होल्डिंग यहां सब्सिडरी। टैक्स इन पेरेंट कंट्री ऑन दिस इनकम वाज अवॉइडेड अंटिल द टैक्स हेवन कंट्री पेड अ डिविडेंड टू शेयर होल्डिंग कंपनी। अब देखो, यहां अगर होल्डिंग है अपना इंडिया में और वहां सब्सिडरी है, तो इनकम को तो शिफ्ट कर दिया, तो ये इनकम अभी इंडिया में टैक्स नहीं हुआ, लेकिन ये इनकम जो फॉरेन कंपनी को आ गया है वो वापस लाना है, तो एज ए डिविडेंड लाना पड़ेगा ना, डिविडेंड टू पेरेंट कंपनी। इफ वी पे डिविडेंड इट इज टैक्सेबल, बट इफ यू होल्ड इट इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो उसको होल्ड करके रखेंगे, डिफर कर देंगे सालों तक। तो लिखा है टैक्स इन पेरेंट कंपनी ऑन दिस इनकम वाज अवॉइडेड अंटिल द टैक्स हेवन कंट्री, यानी वहां की दुबई कंपनी, पेड अ डिविडेंड to the shareholding company, that is Indian company. This dividend would be avoided indefinitely by loaning the earnings to the shareholder without actually declaring a dividend. तो अपन उसको लोन करके दिखाते हैं। अब पैसा लाना है, मान लो कि डिविडेंड नहीं बोलना लेकिन पैसा की जरूरत पड़ गई, तो अपन उसको लोन दिखा देते थे। लोन गिवन बाय दुबई कंपनी टू इंडियन कंपनी। वी विल नॉट कॉल इट एज डिविडेंड, विल कॉल इट एज लोन। तो पैसा भी आ गया, लोन के नाम से आया, और उस पर और इंटरेस्ट देंगे तो और इंटरेस्ट देंगे तो और इनकम शिफ्ट हो जाएंगी, डबल फायदा, सोने पे सुहागा। So many countries where global multinationals are based have high tax rates as compared to certain other countries which use their low tax rates as a means of attracting inward investment, जैसे मॉरिशस। As a result, when dividends were repatriated from these lower tax countries, the recipient generally suffered additional tax on those profits. Therefore, many companies have a tendency to leave the profits from the low tax subsidiaries offshore with the objective of deferring home country taxation. लाने का ही नहीं ना, लाना भी है तो लोन के नाम से लाओ, don't call it as dividend. Obviously, governments who are disturbed with multinationals based in their countries kept large amounts of profits offshore. अब देखो, ये सिर्फ टैक्सेशन का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम है रेवेन्यू का। इतना सारा पैसा जब इंडिया से बाहर चले जाए तो इंडियन गवर्नमेंट को इकोनॉमिक टर्म्स में नुकसान होता है ना, अपना जीडीपी ग्रो नहीं हो रहा, बिजनेस हो रहा है, हीटिंग अप ऑफ इकोनॉमी हो रही है, लेकिन करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा, बल्कि बाहर जा रहा है, मनी फ्लोइंग आउट, इट हर्ट्स द इकोनॉमी। फिर गवर्नमेंट को लोन वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर एक स्कीम भी निकाला था, वो एक आपने पढ़ा होगा, सेक्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 115 BBF है शायद, नीचे दिया होगा, मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली है कि अगर आप लोगों के ऐसे फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स है और वहां पे आपने रोक के रखा है एक्यूमुलेटेड इनकम को, तो अगर आप वहां से डिविडेंड पे करके इंडिया में लेके आते हो तो वी विल चार्ज इट एट अ कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। आई थिंक 15% रेट ऑफ टैक्स है, और उसमें दिया है कि अगर आपकी फॉरेन कंपनी में 26% होल्डिंग है, इंडिया की जो कंपनी है उसके पास फॉरेन कंपनी का 26% होल्डिंग है, और वो कंपनी अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड पे करेगा और वो पैसा आप इंडिया में लेके आओगे, तो उस पर सिर्फ 15% इनकम टैक्स लगाएंगे।
instead of the normal tax rate of 30% plus surcharge and cess. तो फिर ऐसे एमनेस्टी स्कीम देना पड़ता है कि भैया पैसे तो लाओ, चलो टैक्स कम भरो लेकिन पैसे तो लेके आओ, जो डिविडेंड अटका के रखा है उधर जमा करके उसको लेके आओ, इकोनॉमी में पैसा आना चाहिए। तो वो भी दिया है, देखो अपन पढ़ते उसको। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स वर डिस्टर्ब्ड, ऐसे लिखा है। फिर आगे कहता है कि इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू गवर्नमेंट इन वेरियस कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशंस एमिंग एट एलिमिनेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेफरल बाय करंटली टैक्सिंग income in the parent country even when the income has not been repatriated or remitted to that country. कुछ कंट्रीज ने ऐसे भी लॉज बनाए कि ये अपना रेसिडेंट कंपनी है, इसने वो नॉन रेसिडेंट कंपनी को इनकम शिफ्ट कर दिया था। अब ये इनकम इस साल अराइज हुआ है, मान लो 17-18 में ये इनकम अराइज हुआ है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे डिविडेंड तब नॉर्मली टैक्स होता है, और आप अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, सालों साल इसको एक्यूमुलेट करोगे, तो यहां टैक्सेबिलिटी आती नहीं। तो कुछ कंट्री ने लॉस चेंज कर दिया, बोल रहा है कि यहां जो इनकम एक्रू हो गई उसका करस्पॉन्डिंग शेयर जो तुम्हारा है, सपोज इसके बाद 90% शेयर होल्डिंग है, तो इसकी इनकम का 90% डिविडेंड भी होना चाहिए जो इसका है, उसको इसी साल में हम टैक्स कर देंगे, डीम्ड टू बी रिसीव बोल के। सो इवन इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, this company's share in the income of this company will be taxed in the same year itself. अब लाओ, लाते हो तो लाओ, मत लाओ मत लाओ, हम तो टैक्स लगा देंगे डीम्ड रिसीट के बेसिस पे। तो इसको डीम्ड रिसीट मान करके, डीम्ड रिपैट्रिएटेड या डीम्ड रिसीट मान करके इसको टैक्सेबल कर देंगे सेम ईयर में। So these rules are generally referred to as controlled foreign corporation rules. तो इसको नाम दिया है CFC, यानी ये फॉरेन कॉर्पोरेशन है जो कंट्रोल्ड है, किसके कंट्रोल में है, इसके, ये होल्डिंग, ये सब्सिडरी, तो इसके लिए ये क्या है, CFC, कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन। तो इस कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन का एनुअल इनकम में से जो आपका शेयर है वो हम इसी साल में टैक्स कर देंगे, चाहे वो रिपैट्रिएट हो या ना हो, चाहे डिविडेंड हो या ना हो, उसको टैक्स कर देंगे। लेकिन फिर आगे ये भी देखना पड़ता है कि वंस दिस इज टैक्स्ड, एक बार इसको टैक्स कर दिया डीम्ड रिसीट बेसिस, तो बाद में जब एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर होगा और ये पैसा आएगा तो क्या दोबारा से टैक्स करोगे, नहीं। तो फिर वो भी लिखना पड़ता है कि ये डीम्ड रिसीट बेसिस पे टैक्स कर दिया, तो जब बाद में एक्चुअल में आएगा तो हम उसको टैक्स नहीं करेंगे टू दैट एक्सटेंट। कितने एक्सटेंट कि जो पहले टैक्स हो चुका है। दूसरा और एक प्रॉब्लम होता है, मान लो कि ये पैसा तो इधर ही पड़ा है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं रहा, तो इसका नेटवर्थ बढ़ते जाएगा, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ेगा, इसका मतलब कि शेयर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो पैसा तो आया नहीं लेकिन हमने टैक्स कर दिया डीम्ड रिसीट बेसिस पे, इसके हाथ में टैक्स कर दिया। बाद में चल के जब ये रेसिडेंट कंपनी इस नॉन रेसिडेंट कंपनी के शेयर्स बेचेगा और कैपिटल गेन आएगा, तो क्या वो कैपिटल गेन इसके हाथ में टैक्स करेंगे? Because that capital gain is arising because of this accumulated profits. Most of the capital gain is because of accumulated profits. नेटवर्थ बढ़ेगा, शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, शेयर प्राइस बढ़ेगी तो उसका कैपिटल गेन बढ़ेगा, बट दैट कैपिटल गेन रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड इनकम, जो उसके हाथ में कैपिटल गेन आया है। तो क्या उस कैपिटल गेन को पूरा टैक्स करेंगे? तो नहीं, उसमें भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट माइनस करेंगे, जो अमाउंट हम यहां डीम्ड रिसीट बेसिस पे टैक्स कर चुके हैं। तो जब पूरे रूल्स बनते हैं CFC रूल्स, तो उसमें दोनों चीज होती है, एक कि पहले आप डीम्ड रिसीट बेसिस पे टैक्स कर दो तो डेफरल से बच जाओगे, लेकिन बाद में जब एक्चुअल डिविडेंड आएगा तो उसमें एग्जेम्पशन दो, या कैपिटल गेन अराइज होगा तो उसमें एग्जेम्पशन दो टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड अर्लियर ऑन डीम्ड रिसीट बेसिस। तो देखो फिर आगे दिया है कि कंट्रोल फॉरेन कंपनी रूल्स रिस्पॉन्ड टू द रिस्क दैट टैक्सपेयर्स विद अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन सब्सिडियरी कैन स्ट्रिप द बेस ऑफ देयर कंट्री ऑफ रेसिडेंस एंड इन सम केसेस अदर कंट्रीज बाय शिफ्टिंग इनकम इनटू CFC. Without such rules, CFCs provide opportunities for profit shifting and long-term deferral of taxation. ये मिसचीफ है कि लोग इसको यूज करेंगे और डेफर कर देंगे टैक्सेशन को,
इनकम को शिफ्ट मार देंगे बाई पेइंग रॉयल्टी, ऐसे नाम से शिफ्ट कर देंगे और फिर वहां पड़ा रखेंगे जमा करके। OECD फाइनल रिपोर्ट डज नॉट प्रपोज अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन रेजिम्स। इसमें कोई मिनिमम स्टैंडर्ड तो उन्होंने नहीं डाला है, यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ने जो करना ही करना है उसमें तो नहीं लिया इसको। However, OECD regards CFC rules as being important in tackling BEPS and has made a series of best practice recommendations in relation to building blocks of an effective CFC regime. The major reasons why the OECD was unable to provide more than the best practice was fundamental disagreement over the policy of CFC regimes, in particular whether states should use the regime to protect other states' tax bases from earning stripping. ये सब स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग अभी बिल्ड नहीं हुई है, तो इसलिए अभी बेस्ट प्रैक्टिस में आया है, नॉट एज मिनिमम स्टैंडर्ड। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है देखो, द OECD रिकमेंडेड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एज फॉलोज। कंप्यूटेशन एंड एट्रीब्यूशन ऑफ CFC इनकम। CFC income should be calculated under a notional application of parent jurisdiction's tax laws, and attribution should be subject to control threshold and based on proportionate ownership. जो मैंने कहा कि पहले अपन दुबई कंपनी की इनकम निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडियन टैक्स लॉस के हिसाब से, ये मानते हुए कि उसकी इनकम इंडिया में ही अराइज हुई है, ऐसे निकालेंगे और उसमें से जो प्रोपोर्शनेट शेयर अपने इंडियंस का होगा, रेसिडेंट्स का होगा, उसको फिर अपन टैक्स करेंगे डीम्ड रिसीट बेसिस पे। देन प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेस। CFC रूल्स शुड नॉट रिजल्ट इन डबल टैक्सेशन, ऑब्वियसली। एक्सक्यूज मी। अपना इंटेंशन डबल टैक्सेशन का बिल्कुल नहीं है। डबल नॉन टैक्सेशन जो हो रहा था उसको रोकने का है, डबल टैक्स लगाने का बिल्कुल नहीं। तो मान लो कि ये इनकम पे अगर फॉरेन में ऑलरेडी टैक्स रख चुका है और इंडिया में भी लगा रहे आप डबल डबल, तो वैसा नहीं, उसको अपन एग्रीमेंट में लिखेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है उसके अंदर इसको प्रॉपर्ली डील किया जाएगा। तो लिखा है कि CFC रूल शुड नॉट रिजल्ट इन डबल टैक्सेशन। Specific measures suggested are to provide a credit for foreign tax paid on CFC income. तो मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा भी कि नहीं, उसका प्रोपोर्शनेट जो इनकम तुम्हारा है रेसिडेंट एंटरप्राइज का हम टैक्स करेंगे, तो फिर क्रेडिट भी देना चाहिए। वो कहेगा साहब मैंने इस पे वहां पे कर दिया है ऑलरेडी टैक्स दुबई में, इफ ऑलरेडी पेड, तो उसका ठीक है, सेट ऑफ दे देंगे। देन प्रोवाइड रिलीफ where a dividend is paid out of attributed income। देखो ये मैंने बताया था, डिविडेंड इज पेड, अगर आप पहले नोशनल बेसिस पे कर दिया है टैक्स, बाद में जब एक्चुअल डिविडेंड पे होगा तो क्या उसको दोबारा से टैक्स करोगे? तो वो भी तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना, तो नहीं, तो वहां पर भी अपन फिर माइनस करेंगे। तो जो नोशनल बेसिस पे पहले टैक्स हो गया है वो रियल बेसिस पे टैक्स नहीं करेंगे। So where a dividend is paid out of attributed income or where taxpayers dispose of their interest, यानी कैपिटल गेन जब अराइज होगा in the CFC where there has been attribution, तो dispose of यानी नीचे लिख लो कैपिटल गेन। जब कैपिटल गेन अराइज होगा ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, तो उस वक्त भी हम सेट ऑफ करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना क्यों सेट ऑफ करेंगे? एक बार फिर समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं आ रहा समझ में। ये फॉरेन कंपनी है, इसका कैपिटल है और इतना बड़ा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, AR एक्यूमुलेटेड रिजर्व जमा है, और ये जो अपनी इंडियन कंपनी है पेरेंट कंपनी, इसका होल्डिंग यहां पर है, मान लो कि 75% होल्डिंग है। तो ये इंडियन कंपनी को क्या किया है कि ये इनकम जब यहां अराइज होती थी हर साल, थोड़ी थोड़ी इनकम अराइज हुई है एवरी ईयर, तो इसका शेयर तो अपन ने निकाल के इसके हाथ में ऑलरेडी टैक्स कर दिया है ना, टैक्स्ड ऑन नोशनल बेसिस, ये ऑलरेडी टैक्स हो रहा है। तो अब दो चीज, ये प्रॉफिट जब ये लोग बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस डिविडेंड, इफ वी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड आउट ऑफ दिस, तो उसको दोबारा से हम टैक्स नहीं करेंगे, तो जितना है टैक्स कर दिया उतना पहले माइनस करते जाएंगे, और अगर डिविडेंड उसके ऊपर है जितना ऑलरेडी टैक्स हो चुका है
देन द डिफरेंस विल बी टैक्स्ड। एक बात। दूसरी बात ये कि क्योंकि इसका देखो कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड रिजर्व इतने सारे हैं, इसलिए इसके शेयर की वैल्यू ज्यादा होंगी। तो जब ये इंडियन कंपनी है शेयर बेचेगा इस कंपनी का, तो उसको कैपिटल गेन आएगा। कैपिटल गेन में भी प्रॉफिट जो आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेटेड रिजर्व ना। तो फिर से अपन ये जो अमाउंट इसके हाथ में ऑलरेडी टैक्स कर चुके हैं वो उसके कैपिटल गेन में से भी माइनस करेंगे। तो या तो डिविडेंड से माइनस करेंगे या कैपिटल गेन में से माइनस करेंगे, ऐसा। फिर सीएफसी डेफिनेशन वो तो सिंपल है। CFC rules apply to foreign subsidiaries controlled by shareholders in the parent jurisdiction. OECD recommends the application of CFC rules to non-corporate entities. Non-corporate में भी apply होगा if those entities earn income that arises BEPS concerns and such concerns are not addressed. तो हालांकि ये CFC का मतलब तो कंपनी है, लेकिन जरूरी नहीं है। ये रूल अपन बाकी को भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक पार्टनरशिप फर्म। जैसे मेरा एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया में है, एक पार्टनरशिप फर्म फॉरेन में है, तो मैं उसको भी तो यूज करके इनकम को शिफ्ट कर सकता हूं ना। तो ये रूल्स वहां पे भी अप्लाई होंगे। अगर बाकी कोई जगह पे वो कवर नहीं हो रहे तो उसको भी कवर करेंगे। देन CFC exemptions and threshold requirements. Companies should be exempted from CFC rules where they are subject to an effective tax rate that is not below the applicable tax rate in the parent jurisdiction. अरे टैक्स अवॉइडेंस तो तभी होगा ना जब अपन इनकम को कहां शिफ्ट करें, लो टैक्स या नो टैक्स कंट्री में। लेकिन अगर इनकम को वहां शिफ्ट किया है जहां पर इनकम टैक्स अपने से ज्यादा है या अपने ही जितना है, जितना अपने यहां लग रहा है उतना ही वहां लग रहा है या बल्कि ज्यादा लग रहा है, तो फिर अवॉइडेंस है ही नहीं। अवॉइडेंस ही नहीं है तो बेप्स यानी ये रूल CFC रूल लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो बेप्स, इफ देयर इज नो बेप्स नो CFC रूल्स। और डेफिनेशन भी दिया है उसमें, रूल्स शुड हैव अ डेफिनेशन ऑफ इनकम दैट इंश्योर्स दैट बेप्स कंसर्न्स आर एड्रेस्ड बट कंट्रीज आर फ्री टू चूज देयर ओन डेफिनेशंस। ठीक। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दिया, देखो जो मैंने आपको बताया ना वो 115 BBD है, सॉरी मैंने BBF कहा था, BBD है। At present there are no CFC rules in the Income Tax Act of 1961. CFC rules form part of the proposed direct tax code. जो proposed direct tax code था उसमें था, लेकिन अभी इसमें आने का है, incorporate नहीं हुआ है Income Tax Act के अंदर। CFC regime has been debated over last many years in India and is one of the last remaining concepts of DTC to be incorporated in the Act. आगे चल के आएगा, फिर अपन उसको भी पढ़ेंगे। In order to encourage repatriation of profits, Section 115 BBD provides a concessional tax rate of 15% on gross on dividends received from a specified foreign company, that is foreign company in which the Indian company holds 26% or more of the nominal value of equity share capital of the company. ये सेक्शन हमने पढ़े स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में। तो ये वही था ना, अपने इंडियन कंपनीज के जो फॉरेन सब्सिडरीज थे जहां पैसा पार्क करके रख दिया था लोगों ने, कंपनीज ने, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा यार लेके तो आओ, चलो लेके आ जाओ, 15% टैक्स भर दो बस और लेके आ जाओ पैसा। फिर चलते एक्शन प्लान 4 के ऊपर, इंटरेस्ट डिडक्शंस एंड अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स। ये भी सिंपल है। OECD is concerned with multinational groups are able to erode their tax base with interest expense. तो ये क्या करते हैं कि अपनी जो ग्रुप की कंपनीज है, कुछ कंपनीज बाहर है कुछ कंपनीज अंदर है, तो जो कंपनी बाहर है यानी वो कंट्रीज में है जहां टैक्स रेट कम है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि लोन्स देंगे, यानी हम कैपिटल इन्फ्यूज वहां करेंगे and those companies will give loans to other sister concerns who are present in those countries where the tax rate is higher, और यहां से इंटरेस्ट के नाम पे फंड को ट्रांसफर कर देंगे। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल बाय लोकेटिंग थर्ड पार्टी डेट इन हाई टैक्स कंट्रीज, देखो थर्ड पार्टी डेट से उसको हाई टैक्स कंट्री जो है वहां पे शिफ्ट, वहां डेट को दिखाएंगे कि लोन वहां के लिए है, हालांकि लोन वहां के लिए नहीं है, लोन तो दूसरी जगह के लिए, लेकिन अपन लोन किसके लिए दिखाएंगे,
वो कंपनीज के लिए हमारी जो हाई टैक्स कंट्रीज के अंदर है, तो वहां से इंटरेस्ट बर्डन बढ़ा देंगे। बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट बर्डन को बढ़ाने का है। कहां पे बढ़ाने का है? वहां पर जहां पे टैक्स रेट ज्यादा है। सिंपल। सो लोकेटिंग थर्ड पार्टी डेट्स इन हाई टैक्स कंट्रीज। थर्ड पार्टी डेट यानी बैंक लोन्स जो बाहर से अपन ले रहे हैं, एक अपने ही अंदर अंदर रहता है और एक थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी लोन्स को भी कहां बताएंगे? जहां हाई टैक्स कंट्रीज है। सेकेंडली, यूजिंग इंट्रा ग्रुप लोन्स, अपने अंदर वाला, टू अचीव इंटरेस्ट डिडक्शंस इन एक्सेस ऑफ द ग्रुप्स एक्चुअल थर्ड पार्टी इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब देखो ये कैसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोल घुमाने के लिए ये क्या करते हैं कि ये अपनी एक कंपनी है, यूएस कंपनी है, और ये एक अपनी दुबई कंपनी है, और ये एक अपनी इंडिया की कंपनी है। सो एज अ ग्रुप अपन है, तो अपन ने क्या किया है? बाहर से लोन लिया हुआ है। तो यूएस में देखो लोन सस्ते रेट पे मिलता है। यूएस में लोन 2%, 3%, 4%, 5-6% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। तो यहां पे अपन ने लोन उठाया है $100 बिलियन का एट 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन आप देखो इंडिया में लोन लेने जाओगे तो आज बिजनेस लोन 12-13% के नीचे नहीं मिलता। तो इधर से लाए, फिर ये कंपनी ने इंडियन कंपनी को लोन ट्रांसफर किया, इसने इसको लोन दिया 100 बिलियन में से, मान लो कि 60 बिलियन इसको दे दिया, और यहां से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया मालूम है? 13% पर एनम। तो ये इंटरनल लोन हो गया ना। तो थर्ड पार्टी को जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो तो 6% पे दे रहे हैं, साल भर का 6 बिलियन का इंटरेस्ट हम थर्ड पार्टी को देंगे, और यहां से जो यहां बिलिंग करेंगे वो कितना हो गया? देखो वो तो बहुत ज्यादा हो गया। बल्कि बता दो, उसको अपन डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट अगर यूएस कंपनी के हाथ में गया तो टैक्सेबल है। यूएस का टैक्स रेट ज्यादा है। ये 100 बिलियन को पहले दुबई में शिफ्ट करेंगे, ये लोन यूएस में उठाएंगा, ठीक है, इसको अपन यहां शिफ्ट करेंगे दुबई में, और दुबई से फिर ये लोन इंडियन कंपनी को दिया जाएगा एट 13% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 13% से इधर आएगा, और इसको अपन है ना तो ये 6% से लेगा, इसको मे बी 1% पे देगा। द यूएस कंपनी विल गिव लोन टू दुबई कंपनी एट 1%, यानी फंड इधर से इधर आ जाएगा 1% पे, और यहां से यहां जाएगा 13% पे। तो क्या हो रहा है कि ये 5% का जो डिफरेंस है, यूएस कंपनी विल हैव मोर कॉस्ट, उसका कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां फायदा हो गया। यूएस में आपका टैक्स बच गया 5% से, हाई कॉस्ट, इनकम 1%, एक्सपेंस 6, सो यू आर बेनिफिटेड इन यूएस। और इंडिया से जो 13% इधर आ रहा है, तो यहां एक्सपेंस कितना बुक हुआ? 13% से एक्सपेंस बुक हो गया, यहां 13% से इनकम आ गई, खर्चा 1% पे आया। तो यहां जो 12% का प्रॉफिट दिख रहा है इन परसेंटेज टर्म्स, ये एग्जेम्प्ट है, क्योंकि दुबई कंपनी तो एग्जेम्प्ट है, वहां इनकम टैक्स है ही नहीं। सो सी व्हाट यू कैन डू, अगर ये इंडियन कंपनी सीधा फॉरेन से लेके आता $100 बिलियन का लोन, तो कितने पे मिलता? उसको 6% पे मिलता ना। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो इसको डिसअलाउ किया जाएगा। सेम चीज ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू भी हम अचीव करते हैं, है ना, टीपी के थ्रू। तो टीपी रूल्स भी लगेंगे, और ये बेप्स के रिकमेंडेशंस तो है ही फिर ओईसीडी के। तो इस तरह से ग्रुप के अंदर इधर से उधर फंड्स को डाइवर्ट किया जाता है, हाई इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट, और इनकम को शिफ्ट किया जाता है। देन यूजिंग रिलेटेड पार्टी और थर्ड पार्टी डेट। तो इधर क्या लिखा है देखो, फिर से पढ़ो। तो इसमें क्या लिखा है, समझ में कैसे आता है कि आपने चालाकी की है? इंटर ग्रुप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो इंडियन कंपनी डिडक्शन ले रही है 13% पे, तो जो अपन बाहर से लोन लेके आए थे ग्रुप के अंदर, उसका आउटपुट जो है, जो अपन इंटरेस्ट एक्चुअली बाहर वालों को दे रहे हैं वो कम है, और इंटरनली हमने ज्यादा चार्ज कर दिया है। तो वहां से समझ में आता है। तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम बढ़ा रहे हैं। इट इज व्हाट यू कैन से आर्टिफिशियल इंटरेस्ट। ये रियल इंटरेस्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटरेस्ट। ये बर्डन क्रिएट करके अपन एक्स्ट्रा डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो ये एक मिसचीफ है।
तो एग्जाम्पल दिए अलग अलग मिसचीफ जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स, इंट्रा ग्रुप लोन्स. And thirdly, using related party or third party debt to finance the production of exempt or deferred income. थर्ड पार्टी लोन अपने नाम से लेंगे जिसका डिडक्शन हम लेंगे, लेकिन फिर उसको ट्रांसफर दूसरी जगह करेंगे जहां पे एग्जेम्प्ट इनकम को अर्न करेंगे. So BEPS Action Plan 4 calls for development of recommendations for the design of domestic rules to prevent tax base erosion through the use of interest expense and other financial payments that are economically equivalent to interest. Common approach. Linking an entity's net interest deduction to its level of economic activity. तो अब देखो इसको रोकेंगे कैसे, हाउ टू स्टॉप दिस. तो एक एंटिटी जैसे इंडियन एंटिटी इंटरेस्ट पे कर रही है, तो अपन क्या करेंगे कि पूरे जितने भी अपने ग्रुप के अंदर जितना एक्टिविटी हो रहा है उसको देखेंगे कि पूरे ग्रुप में कितना एक्टिविटी हो रहा है, व्हाट इज द टोटल टर्नओवर ऑफ ईच प्लेस, और जो टोटल ग्रुप का इंटरेस्ट बर्डन है थर्ड पार्टी को, उसको अपन अपोर्शन करेंगे. और जितना अपोर्शन इंडिया के रिस्क एज्यूम को लेते हुए आएगा उतना ही डिडक्शन अपन फिर इंडिया में देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे. यानी हर कंट्री इंटरेस्ट बर्डन का डिडक्शन देगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ द बर्डन दैट इज एक्चुअली पेड टू द थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी से लोन लिया था, इंटरनली जो घुमा रहे थे अपन हायर रेट पे, तो वो अलाउड नहीं करेंगे. तो थर्ड पार्टी को जितना दिया 6% से टोटल 6 बिलियन, वो 6 बिलियन को ही अपन सारे उसमें डिवाइड करेंगे बेस्ड अपॉन दी एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे कितनी हो रही है कौन से कंट्री में, उस बेसिस पे डिवाइड होगा और उतना मैक्सिमम डिडक्शन दिया जाएगा. तो वो पहला एक रिकमेंडेशन है. कॉमन अप्रोच उसको कहते हैं, कॉमन अप्रोच. द मोबिलिटी एंड फंजिबिलिटी ऑफ मनी. मोबिलिटी यानी इंटरनल ट्रांसफर जो अपन कर रहे हैं, फंजिबल यानी देना लेना लेन देन. So mobility and fungibility of money enables multinational groups to achieve favorable tax results by adjusting the amount of debt in a group entity. ये अपन जो घुमा रहे थे पैसे को उससे अपन एडजस्टमेंट्स करते हैं. The 2015 report establishes a common approach which directly links an entity's net interest deduction to its level of economic activity based on taxable earnings before interest, income and expense, depreciation and amortization, that is EBITDA. This approach includes 3 elements: a fixed ratio rule based on the benchmark net interest to EBITDA ratio. एक नेट बेंचमार्क सेट कर देंगे कि इतना आपका टोटल है, टोटल ग्रुप का देखो 6 बिलियन हमने पे किया, 6 बिलियन पे किया और आपके पूरे ग्रुप का टर्नओवर अगर इतना है, EBTI ये जो निकालेंगे अपन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. अमोर्टाइजेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स. तो वो सबके पहले का जो इनकम रहता है EBITDA, तो उसका एक रेशियो निकाल लेंगे, एक बेंचमार्क लगा देंगे और कहेंगे भाई इसके ऊपर हम इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं देंगे. सो दैट इज वन वे, फिक्स्ड रेशियो. दूसरा है ग्रुप रेशियो. This rule allows an entity to deduct more interest expense based on position of its worldwide group. इन्हें पूरे ग्रुप से थोड़ा ज्यादा भी अलाउ करेंगे उसमें, ग्रुप रेशियो. एंड टारगेटेड रूल्स. These rules address specific risks. तो तीसरा जो अप्रोच है वो रिस्क बेस्ड अप्रोच है. ये दोनों अप्रोच क्या है कि फिक्स्ड रेशियो क्या है कि भाई आप ये देखो, इंटरेस्ट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन रिस्क, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एज्यूम्ड. हाई रिस्क लोन है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो रिस्क तो लो इंटरेस्ट. तो आप पूरे ग्रुप का एक ही इंटरेस्ट तो नहीं लगा सकते ना. ये क्या है, एक लेमैन टर्म्स में ये मोर स्पेसिफिक है कि आप ये देखो कि कौन सी कंट्री में क्या बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनका रिस्क कितना है, रिस्क एनालिसिस करो और उसके बेसिस पे देखो कि कितना इंटरेस्ट होना चाहिए और फिर उतना डिडक्शन दो. बहुत डिटेल में मत जाओ, उसको ऊपर से याद रखो, जितना मैं समझा रहा हूं उतना समझो, नहीं तो वो 400 पेज पढ़ने पड़ेंगे. देन अपडेशन ऑफ BEPS Action 4 report. Guidance on the design and operation of the group ratio rule and approaches to deal with risk posed by banking and insurance sectors. तो ये क्या हुआ, पहले 2015 में आया था, अभी 2016 में उन्होंने उसको और रिवाइज किया, तो वो दिया इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स.
तो वो तो ठीक है. देन डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप रेशियो रूल, तो वो दिया है 2015 जो रिपोर्ट था. सेट आउट अ कॉमन अप्रोच टू एड्रेस बेप्स इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट, यानी जो भी अलग अलग नाम से पेमेंट करते हैं जो एक्चुअली इंटरेस्ट ही होता है. This included a fixed ratio rule which limits an entity's net interest deductions to a set percentage of its tax EBITDA, and a group ratio rule to allow an entity to claim higher net interest deductions based on a relevant financial ratio of its worldwide group. The report included a detailed outline of a rule based on the net third party interest, net third party interest upon EBTID ratio of a consolidated financial reporting group, यानी पूरे ग्रुप का पहले अपन निकाल लेंगे रेशियो, and provided that further work would be conducted in 2016 on elements of design and operation of this rule. तो बेसिकली ये क्या क्या होना चाहिए और क्या होगा आगे वो दिया है, इस पे कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये छोड़ दिया जाए. सिमिलरली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर भी जो दिया है उसको भी कोई मतलब नहीं है, उसमें भी ये लिखा है कि देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज एंड देयरफॉर it should be dealt with in future. दोनों छोड़ देना चाहिए. उसके बाद देखो इस पे क्वेश्चन आएगा, इंडियन टैक्सेशन रेजिम न्यू सेक्शन 94B, ये अपन ने पढ़ा ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, देखा ना पूरा 94B, तो ये इसी को लेकर के आया है, ये उसका बेस है. तो 94B अपन ने देखा था, 30% पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा है ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं. I will not go through it again. फिर एक एक्शन प्लान देखते हैं नंबर 5, टू काउंटर हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस. Substantial activity in preferential regime basis of tax concession. The report identifies factors for determining a potential harmful tax practice that results in low or no effective tax rate, lack of transparency, negotiable tax rates or base, etc. A minimum standard has been set based on agreed methodology to assess whether there is substantial activity in a preferential regime such as IP regime, intellectual property. For instance, in case of R&D activities, a minimum standard has been advocated that establishes nexus test as to means of identifying the R&D activities which provide the substance justifying the tax concession, including tracking of expense and income on a particular product or product line. कुछ नहीं समझ में आया है ना? ये क्या कहता है देखो, कुछ समझा नहीं ना? ओके, सो लेट्स सी. कुछ कंट्रीज अपने टैक्स लॉस के अंदर कंसेशंस देती है. कंसेशन देती है फॉरेन कंपनीज को, यानी अपने यहाँ के जो बाहर के लोग हैं, हम उनको कंसेशंस दे करके इनवाइट करते हैं, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक एरिया है. अच्छा, उसका बेस मैं आपको समझा दूं क्यों हम करते हैं, वो पहले समझो. आज की तारीख में क्या है कि जो कंट्री के लोगों के पास पेटेंट्स होंगे, और पेटेंट्स कहां से आएंगे? थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो अपने जो इंडियन कंपनीज है जो, वो अगर रिसर्च में पैसा लगाए, रिसर्च करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके पेटेंट्स क्रिएट करे, तो जिस कंट्री के पास मैक्सिमम पेटेंट्स होंगे वो आज की तारीख में किंग है. बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसके पास पेटेंट्स है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है. जैसे अपन ने पेटेंट बना लिया बासमती राइस के ऊपर, इंडियंस ने पेटेंट बनाया, तो दुनिया में कहीं पर भी ये राइस ग्रो होगा उसकी रॉयल्टी अपने को मिलेंगी और इंडिया में आएंगी, है ना? और अगर अपन ऐसा नहीं कर सके, जैसे मोटर कार्स के केस में, आज इंडिया इतना बड़ा मार्केट है मोटर कार्स का, हजारों नंबर्स ऑफ कार्स डेली बिकते हैं. अब सोचो कि इसका पूरा प्रॉफिट कहां जा रहा है? इंडिया के बाहर. सीधी बात है ना. कोई भी कार इंडिया की इंडिजिनस कार नहीं है एक्सेप्ट टाटा.
वो भी कुछ कार्स का पेटेंट उसके पास है जो इंडिजिनस। बाकी बाकी सारे कार्स जो है, जैसे मारुति, तो मारुति का प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट जाता है जापान, सुजुकी के पास, बिकॉज वी आर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी। जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, वो तो जापानीज है। हायुंडाई जो कार्स बनाता है उसका प्रॉफिट जाता है कोरिया, हायुंडाई मोटर्स के पास। सिमिलरली मर्सिडीज के कार्स जो इंडिया में बन के बिकते हैं उसका प्रॉफिट जाता है जर्मनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सोचो कि कितना प्रॉफिट इंडिया के बाहर जा रहा है, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव इंडिजिनस रिसर्च, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट्स, हर एक कंट्री के गवर्नमेंट ये प्रमोट करते हैं कि इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इसके लिए इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे अपनी कंपनीज को, इंडिया की कंपनीज को कितने सारे बेनिफिट्स हमने देखा था, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35, बिजनेस हेड, है ना। इसी तरह से जैसे अपन इंडियन कंपनी को तो बेनिफिट दे ही रहे, इसी तरह से अपन फॉरेन कंपनीज को भी बेनिफिट दे सकते हैं। उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद इंडियन पेटेंट एक्ट में रजिस्टर करो, और यहां से फिर ये पेटेंट दुनिया में दो और प्रॉफिट कमा के इंडिया लेके आओ, तो हम आपको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे चार्ज करेंगे। विल चार्ज ओनली 5% टैक्स, विल चार्ज ओनली 10% इनकम टैक्स ऑन दिस इनकम इफ यू अर्न इन इंडिया। आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। तो यूएस कंपनी बोलेगी हम यूएस में रिसर्च करेंगे और यहां प्रॉफिट कमाएंगे, 40% टैक्स लगेगा, लेट्स गो टू इंडिया। तो वो लोग इंडिया में आके टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। अब वाकई में अगर करें, if they come to India, they start a research laboratory, they develop a technology, they employ people here, they do it actually, and then they let out the patents worldwide, earn a lot of money, bring it to India and pay 5% tax. It's good. क्या ये किसी को हार्म है? क्या यूएस इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? करता तो है, लेकिन ठीक है, हम बोलेंगे आप भी करो, आपके भी पास डोमेस्टिक लॉज है, यू ऑल्सो गिव देम 5% टैक्स, वी विल गिव 5% टैक्स, दैट्स फाइन। एवरी कंट्री इज फ्री, every country is a sovereign country, every country is free to charge income tax on their incomes at the rates that they feel good. कोई किसी को ना नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम वहां आता है जहां यूएस की एक कंपनी का लेबोरेटरी यूएस के अंदर ही है, सारे काम वहां हो रहे हैं, जो उनके रिसर्च के साइंटिस्ट है वो वहीं पर जॉब में है, जो लेबोरेटरी है वो भी वहीं पर है, जो रिसर्च हो रहा है वो भी वहीं पर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है वो भी वहीं पर हो रहा है। सिर्फ नाम के लिए उन्होंने कंपनी इंडिया में खोल ली, नाम के लिए, नाम के लिए, जिसको अपन शेल कंपनी कहते हैं, दे फॉर्म इन इंडिया, और उस शेल कंपनी के नाम पे पेटेंट को रजिस्टर करवाया। सो द पेटेंट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडिया इन द नेम ऑफ द इंडियन एंटरप्राइज, जो कि फॉरेन ओन्ड है, 100% सब्सिडरी है उस फॉरेन कंपनी की, लेकिन रिसर्च तो यहां हुआ ही नहीं, सिर्फ पेटेंट रजिस्टर हुआ, और अब यहां से लेट आउट दिखाएंगे वर्ल्ड वाइड, पूरी इनकम इंडिया में लाएंगे और 5% टैक्स भर के निकल जाएंगे। ऐसा अगर होगा तो यूएस गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन ले सकता है, वो कहेंगे यार ये तो गलत है, रिसर्च तो हमारे यहां हुआ, डेवलपमेंट हमारे यहां हुआ, और रजिस्टर तुम्हारे यहां हुआ, और फिर ये कंपनी 5% टैक्स पे करके निकल रही है। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। तो ये जो रूल है ये यही कह रहा है, एक्शन प्लान वही कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से लिंक करना पड़ेगा इसको। इनकम हैज टू बी लिंक्ड विद द प्लेस वेयर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्चुअली टुक प्लेस। तो अगर ये पता चला कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में है ही नहीं, तो फिर ये कंसेशनल रेट जो हम दे रहे थे वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, फिर अपन इंडिया में फुल रेट से टैक्स करेंगे। तो एक्शन प्लान वही कह रहा है कि जो भी कंट्री है वो कंसेशनल रेट देना चाहती है दे, बट ये पहले देख ले कि क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाकई में एक्चुअल में उनकी कंट्री में हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है तो कंसेशनल रेट मत दो। हुआ है तो दो। गॉट इट?
लॉजिक समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इसको हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिस कहते हैं। ऐसा टैक्स प्रैक्टिस के बिना देखे सोचे समझे आप अगर कंसेशनल रेट देते रहोगे तो लोग तो एक्सप्लॉइट करेंगे ना, फिर सब शेल कंपनीज खोल खोल के लोअर टैक्स रेट लेते रहेंगे, तो दैट इज हार्मफुल। तो उसका एक एग्जाम्पल है ये, आईपी एक एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां भी कोई कंसेशनल रेट दिया जाता है दैट मे प्रूव टू बी हार्मफुल इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय द एक्चुअल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फंडा ये है कि आप कंसेशनल रेट दे रहे हो कोई इनकम को, तो वो इनकम और उसका सोर्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे वो अराइज हुआ वो मैच होना चाहिए। आपकी कंट्री में दोनों चीज होनी चाहिए। फिर आगे लिखा है कंसेंसस ऑन फ्रेमवर्क, 6 कैटेगरीज ऑफ रूलिंग्स as a key outcome of the work on BEPS Action 5, a framework covering all rulings that could give rise to BEPS concerns that could give rise, तो ये सब क्या है? problem areas in the absence of compulsory spontaneous exchange has been agreed, which covers 6 categories of rulings. Ruling related to preferential regimes, यानी जहां टैक्स कंसेशंस है, क्रॉस बॉर्डर यूनिलैटरल APAs अपने देखे थे, APAs एंड यूनिलैटरल TP रूलिंग्स। बहुत डिटेल में मत जाओ, मैंने भी नहीं पढ़ा इसको, टू बी वेरी फ्रैंक, याद कर लो। रूलिंग्स गिविंग अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स टू प्रॉफिट्स, देन PE रूलिंग्स, कॉन्डुएट रूलिंग्स। कॉन्डुएट कंपनीज भी होती है, नया वर्ड आया, मैं आपको समझाता हूं। ये APA तो अपन ने TP में पढ़ा था, ट्रांसफर प्राइसिंग APAs हम देखे थे, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। कॉन्डुएट एक चीज होता है जिसमें क्या है कि एक शेल कंपनी लोग क्रिएट करते हैं जस्ट टू साइफन ऑफ द प्रॉफिट्स। तो वो क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है मान लो कि स्वीडन की और ये इंडिया है, तो मेन कंपनी यहां की है। नाउ दे वांट टू सेट अप अ PE इन इंडिया एंड डू बिजनेस, लेकिन डबल टैक्सेशन होगा। मान लो एग्जाम्पल में कि स्वीडन और इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ है, डबल टैक्सेशन होने वाला है, या कोई कंसेशन जो इसको चाहिए वो नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। लेकिन इंडिया का UAE के साथ एक एग्रीमेंट है, यहां पे एग्रीमेंट है, तो ये कंपनी क्या करती है कि UAE में जाकर एक कंपनी खोलती है। ये कंपनी UAE में कंपनी खोलती है एज अ सब्सिडरी कंपनी, जो भी बोलो, और फिर ट्रांजैक्शन जो इसके बीच में होना था वो इनके बीच में करती है। तो ये ट्रांजैक्शन को यहां से शिफ्ट करके यहां कर देते हैं, तो ये ट्रांजैक्शन यहां से ना करके यहां से करेंगे, फिर यहां से इनकम इधर आएगा, तो फिर अपन ट्रीटी का बेनिफिट ले लेंगे, ट्रीटी शॉपिंग भी कहते हैं इसको, तो यह ट्रीटिंग बेनिफिट ले लेंगे, और फिर ये कंपनी प्रॉफिट को ये कंपनी के पास शिफ्ट करेगा कोई दूसरी तरीके से, या इसको यहां रखेंगे एज द केस में भी। तो इसको कॉन्डुएट कंपनीज कहते हैं। जो कंपनी UAE में बनी ना, इसको कॉन्डुएट यानी पाइप, कॉन्डुएट यानी पाइप होता है जिसके थ्रू अपन पानी को ट्रांसफर करते हैं या कोई भी लिक्विड को, तो इसलिए उसका नाम है कॉन्डुएट। तो ये इसका कोई रियल बिजनेस नहीं है, इट इज जस्ट यूज्ड टू गेट द इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर। ये डायरेक्ट आने की बजाय इसको यहां से घुमा के लाएंगे, तो इसको एज अ पाइपलाइन अपन यूज करेंगे, तो इसलिए इसको कॉन्डुएट कहा जाता है। तो इसको भी रोका जाएगा। तो बेसिकली अपन इसमें कर क्या रहे हैं, मैचिंग ऑफ इनकम विथ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अपन देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां पे हुई क्या, नहीं, वो तो यहां पे हो रही है, तो ये कहां से आ गई बीच में, तो इनकम को सीधा लिंक करेंगे इसके साथ कि ये इनकम इसकी नहीं है, स्वीडिश कंपनी की है, और स्वीडिश कंपनी के बीच में हमारा एग्रीमेंट नहीं है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट का बेनिफिट दे रहा था वो डिनाई कर देगा। और 6वें में लिखा है एनी अदर टाइप ऑफ रूलिंग विद द फोरम ऑन हार्मफुल प्रैक्टिसेस एप्रीहेंड्स बेप्स कंसर्न्स, यानी और भी जो रूलिंग ऐसा है कि जो जिसमें बेप्स अराइज हो सकता है। और इंडियन टैक्सेशन रेजीम के हिसाब से दिया है एक सेक्शन, वहां पे मेंशन है 115 BBF, ये वही है जो मैंने एग्जांपल दिया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। तो 115 BBF कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दे रहा है, एक सेक्शन डाला है इंडियन गवर्नमेंट ने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे, लेकिन उसमें ये कंडीशन है
कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 75% खर्चा आपने इंडिया में किया होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। तो रॉयल्टी के ऊपर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है। रॉयल्टी कहां से? आईपी, जो आईपी आपने जनरेट किया उसको लेट आउट करोगे, रॉयल्टी आएगा। उस पर बहुत कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, बट कंडीशन ये है, 10% टैक्स रेट है। कंडीशन ये है कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में होना चाहिए, यानी मैचिंग ऑफ टैक्स रेट विथ दी R&D। R&D से पेटेंट आया, तो R&D कहां किया तुमने? इंडिया में किया होना चाहिए। 75% ऑफ योर टोटल एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड इन इंडिया, then you will get this 10% benefit, otherwise not। ये सेक्शन अपन पढ़ चुके हैं नॉर्मल इनकम टैक्स में, एक बार फिर से आप उसको देख सकते हो। चलो तो यहां पर अपन लेंगे ब्रेक और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।